हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। तो ये हमारी एग्जाम स्पेशल सीरीज की थर्ड वीडियो है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनमें से किसी एक दो क्वेश्चन के आने की पूरी पूरी संभावना है। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि टंगस्टन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। हमें जस्टिफाई करनी है इन स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक लैंप में हम टंगस्टन का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। ओके, जो फिलामेंट्स बने होते हैं उसमें टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं, तो इसका यूज क्यों करते हैं, तो उसको जस्टिफाई करना है। तो टंगस्टन जो मेटल होती है बच्चों, इसका क्या होता है कि एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लगभग इतना डिग्री सेल्सियस पे जाके ये टंगस्टन जो मेटल है ये मेल्ट होती है, और इट एमिट्स लाइट एट ए हाई टेम्परेचर। लगभग 2400 केल्विन पे जाके ये लाइट को एमिट करता है। इस लाइन को छोड़ के बच्चों एक और लाइन लिखो, इसके मुकाबले एक और पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा हमारा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखो बच्चों हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, टंगस्टन को इलेक्ट्रिक लैंप में यूज करने के दो रीजन है। एक तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा उसकी हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी होने का क्या फ़ायदा है कि जब उसमें से करंट पास होगा तो हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से करंट जो है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से उस हीट की वजह से हमारा जो फिलामेंट है वो मेल्ट भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक लैंप का जो पर्पस था बच्चों वो जस्टिफाई हो जाता है टंगस्टन की हेल्प से। इसलिए टंगस्टन को प्रेफर किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए इन इलेक्ट्रिक लैंप्स। ओके, तो हमारी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम दो रीज़न दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर वैल्यू याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हाई रेजिस्टिविटी ऑफ द टंगस्टन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। घरों में जो बिजली के कनेक्शन किए जाते हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, उनमें सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं बनाते हैं। और अगर सीरीज अरेंजमेंट नहीं बनाते हैं तो कौन सी अरेंजमेंट का यूज होता है, हम घरों में कौन सी अरेंजमेंट का यूज करते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। ओके, पैरेलल की क्या फायदे और सीरीज के क्या नुकसान है वो देखेंगे। सीरीज सर्किट में क्या होगा बच्चों कि मल्टीपल रेजिस्टर्स सीरीज में होंगे। ओके, तो जो वोल्टेज आएगी बच्चों सप्लाई में, वो वोल्टेज क्या होगी, हर एक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। इस पे V1, इस पे V2, इस पे V3 वोल्टेज ऐसे डिवाइड हो जाएगी हर एक रेजिस्टेंस पे। तो ईच कंपोनेंट ऑफ ए सीरीज सर्किट रिसीव्स ए स्मॉल वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से हर एक कंपोनेंट के पास में थोड़ी थोड़ी वोल्टेज आएगी, और कम वोल्टेज की वजह से डिवाइस हमारी काम नहीं करेगी। ठीक है, मान लो कि फ्रिज है, फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए 240 वोल्ट चाहिए, और जो बाहर से सप्लाई आती है बच्चों उसमें कितनी वोल्टेज होती है, 240 वोल्ट। यानी कि जो बाहर से सप्लाई आ रही है वो सारी की सारी किसको चाहिए, फ्रिज को। लेकिन अगर हमने सीरीज में कनेक्शन बना रखे हैं तो टीवी भी चल रहा है तो टीवी के पास में वोल्टेज आ रही है, फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज के पास भी जा रही है, कुछ और चल रहा है तो उसके पास भी वोल्टेज आ रही है, तो वोल्टेज सब में डिवाइड हो जाएगी। उस वजह से फ्रिज को मान लो कम वोल्टेज मिली, 240 चाहिए थी उसको मिली 100 वोल्ट, तो वो चलेगा ही नहीं। ओके, और कम वोल्टेज मिलने की वजह से जो अप्लायंस है वो ख़राब भी हो सकता है। और अगर सीरीज में मान लो एक कंपोनेंट ख़राब हो गया, ये कंपोनेंट काम करना छोड़ दिया, तो बाकी कंपोनेंट भी काम नहीं करेंगे क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया था। If one electrical appliance fails due to a flaw, अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाए किसी खराबी की वजह से, तो ऑल अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज फेल एज वेल। ओके, एज सर्किट विल बी ब्रोकन ड्यू टू फॉल्टी अप्लायंस।
तो जो अप्लायंस ख़राब हुआ था उसकी वजह से हमारा सर्किट क्या हो गया, टूट गया, ब्रोक हो गया। उस वजह से बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी काम नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो सीरीज सर्किट के दो नुकसान हो गए। एक तो इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है हर एक कंपोनेंट पे, तो वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से हो सकता है कि उस कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज मिलेगी नहीं, तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर एक अप्लायंस ख़राब हो गया तो उसकी वजह से बाकी अप्लायंस भी काम करना छोड़ देंगे। तो ये सीरीज़ के नुकसान है। इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में सर्किट अरेंजमेंट बनाते हैं हमारी। पैरेलल में अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो इन पे कोई असर नहीं आएगा, ये रन करते रहेंगे और पैरेलल में हर एक कंपोनेंट को सेम वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। हमें एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी भेजनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम वायर। इसको जस्टिफाई करना है कि हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों करते हैं। तो इनके यूज़ करने का पीछे का रीज़न है बच्चों, इनकी लो रेजिस्टिविटी। कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी लो होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर होने वाला लॉस, इलेक्ट्रिसिटी लॉस, वो क्या होगा, मिनिमम। कम रेजिस्टेंस तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। हीट क्या होती है, I² R, आर कम तो हीट कम, और हीट कम तो एनर्जी लॉस कम। लो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस एंड हेंस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। लो रेजिस्टिविटी यानी कि लो रेजिस्टेंस, तो करंट इजीली पास करेगा उसमें से और अच्छे अमाउंट में पास करेगा, लॉस कम होगा। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये हर एक अलग क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर चाहे तो इसको एक प्रॉपर क्वेश्चन बना सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर का। ठीक है, इनको अलग से पूछ सकता है, इनको अलग से पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए। चलो आगे देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है बच्चों। अब न्यूमेरिकल में इसी न्यूमेरिकल को रटना नहीं है। ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो उसको सोल्व कैसे करना है, और सोल्व करने के साथ साथ में उसको लिखना किस तरह से है ये भी देखो ना। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करोगे उसी हिसाब से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट गिवन बिलो, इस सर्किट में द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 10 20 30, ओके, 10 ohm 20 ohm 30 ohm which have been connected to a battery of 12 volt। इन रजिस्टर्स को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। कैलकुलेट करो द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से जाने वाला करंट निकालना हमें, I1 I2 I3। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा वो निकालना है, और टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट क्या गया, I की वैल्यू निकालनी है। ये I आगे जाके हर ब्रांच के लिए अलग हो जाएगा, I1 इसमें, I2 इसमें, I3 इसमें, ओके, और वापस यहाँ पे ऐड होके दोबारा से I करंट बन जाएगा। तो हमें I निकालना है, हमें अलग I1 I2 I3 निकालना है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो बच्चों उसने करंट बताया नहीं है, तो हम खुद से मान रहे हैं ये चीज़ें, I1 I2 I3। तो हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या मानना है, हमने मानना है लेट I1 करंट गो थ्रू R1 रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है उसको हम मान लेते हैं कि I1, I2 थ्रू R2 वाली ब्रांच में से I2 करंट जा रहा है, और R3 वाली ब्रांच में से I3 करंट जा रहा है। ओके, ये हमने मान लिया। अब हम क्या देखेंगे कि R1 R2 और R3 हमें क्या दिए हुए हैं कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ओके,
और ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए और इनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो पैरेलल में होने की वजह से अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर एक रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिलेगा? 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो हर एक रेजिस्टेंस पे सेम रहता है। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा बच्चों। तो अगर ये 12 वोल्ट है तो R1 पे भी 12, R2 पे भी 12, R3 पे भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें इस डायग्राम से पता चलती है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है I1, I2, I3 की वैल्यू। तो हमें हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस पता है 12 वोल्ट। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। V हमें पता है कि अगर ये R1 वाली ब्रांच है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। R1 हमें दे रखा है, कितना है R1 की वैल्यू? 10 ओम। तो I1 हम निकाल सकते हैं इसमें से। अगर I1 करंट जा रहा है तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओम्स लॉ का यूज करते हुए V इक्वल्स टू I1 R1। I1 आ जाएगा V बाई R1। V कितना है? 12 वोल्ट। R1 क्या है? 10 ओम। तो I1 आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ऐसे ही हम R2 भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम I2 निकाल सकते हैं 0.6 एम्पियर। I3 निकाल सकते हैं 0.4 एम्पियर। ओके, तो हर एक ब्रांच में से पास होने वाला करंट हम निकाल लेंगे ओम्स लॉ का यूज करके। I1, I2, I3। अब सेकंड क्या था? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बताना है कि ये जो सर्किट बना है बैटरी का यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब ये जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 ये क्या है? पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और सीरीज में क्या होता है? R1, R2, R3 डायरेक्ट ऐड हो जाता है सीरीज में। पैरेलल में उनका रेसिप्रोकल ऐड होता है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे और इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे। 10, 20, 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60। 60 को जब डिवाइड करवाओगे 10 से क्या आएगा? 6। 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आ जाएगा? 6। ऐसे जब 60 को 20 से डिवाइड करवाओगे तो क्या आएगा? 3। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 आ जाएगा। ऐसे एलसीएम को सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 11/60 ओम। लेकिन ये क्या है? 1/R। R कैसे निकालोगे? इसका रेसिप्रोकल करके 60/11 ओम। तो सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5.56 ओम। ठीक है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या बन गया? 5.56। ऐसे ही हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि बैटरी से करंट निकल रहा था I। जब I यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको क्या दिखा कि आगे तो 3 रास्ते हैं, तो ये करंट जो है I 3 रास्तों में बंट जाएगा। पहले रास्ते में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। और फिर यहाँ आके तीनों करंट आपस में फिर से ऐड हो जाएंगे और क्या बना देगा? I। तो ये I करंट क्या है? ये 3 हिस्सों में टूटा था, I1, I2, I3। तो टोटल करंट क्या रहेगा? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली थी, सबको जोड़ दोगे तो टोटल करंट क्या आ जाएगा? 2.2 एम्पियर। ओके, तो ये एक सोल्व करने का मेथड है। अब आपको ये रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ डू यू कनेक्ट एन एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करोगे। इसका पूछने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं सर्किट में। या तो हम सर्किट में डायरेक्ट ऐड कर दें
या फिर हम उस सर्किट में पैरेलल में ऐड करें कोई भी चीज़। तो ये पूछ रहा है कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में, और ऐसे ही वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में। तो इसमें क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आप ये बता दो कि एमीटर क्या चीज़ है और वोल्टमीटर क्या चीज़ है। तो एमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिकल करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड एज एमीटर। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा सर्किट में उसको हम एमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये मैंने बैटरी लगाई हुई है, इस सर्किट में आई करंट जाएगा, आई करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, उसको मैं क्या बोलूँगा, एमीटर। तो अगर हमें वायर में करंट मेजर करना है तो हमें उस वायर के अंदर ही एमीटर को लगाना पड़ेगा, इसलिए जो एमीटर हम कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, जिस सर्किट में हमें करंट मेजर करना होगा उस सर्किट में सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे, और सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से इसका एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो रहना चाहिए। अगर इसका हाई रेजिस्टेंस होगा, अगर इसके आर की वैल्यू हाई होगी तो क्या करेगा, ये सीरीज में आगे करंट को पास होने से रोकेगा। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हाई होता है तो उसमें करंट को पास होने में दिक्कत आती है, इसलिए एमीटर हमारा क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, ताकि जब हम उसको सर्किट में लगाएं तो उसकी वजह से इसमें जाने वाले करंट पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो उसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। ओके, द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस। अगर हम वोल्टमीटर को सीरीज में लगा देंगे सर्किट में तो ये क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से आगे करंट नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सर्किट से बाहर रखते हैं। ये एक याद करने का तरीका हो गया। एमीटर का हमारा रेजिस्टेंस लो होता है इसलिए हम इसको सर्किट के अंदर ही लगा लेते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या रहेगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ ए suitable सर्किट डायग्राम प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेज joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances। इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी सर्किट डायग्राम में, और सर्किट डायग्राम भी हमें अपनी तरफ से बनाना है, उसने कुछ नहीं दे रखा, हमें प्रूव करना है कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान ले एक सर्किट में कई सारे रेजिस्टेंस है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है आर, तो उस आर का रेसिप्रोकल यानी कि 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेज। ठीक है, ज्वाइंट इन पैरेलल। तो जो कई सारे रेजिस्टेंस थे उनको हमने पैरेलल में ज्वाइन कर रखा है, R1 R2 R3 इनको पैरेलल में ज्वाइन कर रखा है, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R उसका रेसिप्रोकल लेना है 1/r। ओके, is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances। individual resistances यानी कि R1 R2 R3 इनके रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/r1 1/r2 1/r3 और इनका सम, ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर। यानी कि हमें ये प्रूव करना है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, ऐसे।
तो हम ज़्यादा रेजिस्टेंस ना लेने की बजाय हम क्या ले लेते हैं, सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस मान लेते हैं, R1 और R2। ठीक है, अगर इन 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है तो 1/R हमारा किसके बराबर होगा, इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो हम मान लेते हैं 2 रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है एंड ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ये बैटरी कनेक्टेड है इस सर्किट में। ठीक है, तो ये जो V बैटरी है ये भी इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस पे आएगा, उतना ही इस पे आएगा। ठीक है, तो ये मैंने V जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया है वो इन 2 पॉइंट के बीच में, तो R1 को भी V पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है और R2 को भी V पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, लेट ए टोटल ऑफ I करंट flows in the circuit out of which I1 passes through R1 and I2 passes through R2 resistor। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि बैटरी से टोटल I करंट पास हुआ। अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ के उसको 2 रास्ते मिले तो दोनों में करंट जाएगा। मान लेते कि R1 वाले रास्ते में I1 करंट चला गया और R2 वाले रास्ते में I2 करंट चला गया। ठीक है, यहाँ के आपस में दोनों फिर से मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, I करंट। तो I क्या है, I1 प्लस I2। ओके, तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसका रहेगा V। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। V हमारा दोनों के लिए सेम है, इस पे भी V, इस पे भी V। और अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो V किसके बराबर, I1 R1 के बराबर। यहाँ पे V किसके बराबर, I2 R2 के बराबर। ये लिखा हुआ है V इक्वल्स टू I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। यहाँ से I1 क्या आ जाएगा बच्चों, V डिवाइडेड बाई R1। और जब इन दोनों को लेके सोल्व करोगे तो I2 क्या आ जाएगा बच्चों, V डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, यानी कि हमने I1 की वैल्यू निकाल ली और I2 की वैल्यू निकाल ली। अब हम मान लेते हैं कि ये जो 2 रेजिस्टेंस हम लेके चले थे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा हमारा R। तो उन 2 की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं R। टोटल करंट कितना जा रहा है, I। तो I करंट अगर R रेजिस्टेंस में से पास होगा और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R। ठीक है, और हमारा I क्या था बच्चों, I1 प्लस I2। I1 हमने निकाल लिया था, I2 हमने निकाल लिया था और I भी हमने निकाल लिया। तीनों चीज़ों को हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, V बाई R इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। V को कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। प्रूव कर दिया हमने। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज के रेसिप्रोकल का सम हमारा किसके बराबर आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर। ओके, और ये तो हमने 2 रेजिस्टेंस लिए थे, अगर हम 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लेते तब भी ये चीज़ें सेम रहती। ठीक है, तो कर दिया हमने प्रूव। इजी था ही, हमें बस स्टेप फॉलो करते जाने। कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज में जो करंट पास होगा वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सीरीज में करंट
और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर in the shape of a cylinder of length L and area of cross section A, hence derive the SI unit of electrical resistivity। हमें क्या करना है, रिलेशन ड्राइव करना है किस किस के बीच में, जो मटेरियल हमारा पास, और मटेरियल की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बीच में, और उसकी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बीच में। और ये रिलेशन ड्राइव करने के बाद में हमें SI यूनिट बतानी है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो हम एक सिलेंड्रिकल बना लेते हैं शेप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ओके गिवन है, लेंथ उसकी मान लेते हैं L, और रेजिस्टिविटी मान लेते हैं हम रो। ठीक है, ये जो मटेरियल है, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है, तो हम एक जनरल रेजिस्टिविटी मान लेते हैं कि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो। तो बच्चों जो रेजिस्टेंस होगा, इस मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, मान लो इसमें से हमें करंट को पास करवाना है, तो करंट को कितनी मुश्किल होगी ये पार करने में, उस मुश्किल को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, इस रोड में आपको पैदल निकल के जाना है और यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं, ठीक है, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ से ये रोड पार करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी फील होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगी उसका मतलब है कि उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है। और अगर ये रोड की लंबाई ज़्यादा हो, एक तो मान लो कि आपको ये रोड सिर्फ 10 मीटर लंबा है, ठीक है, और एक है कि ये रोड 100 मीटर तक लंबा है, और दूसरा ये 1 किलोमीटर लंबा है। तो जितना ज़्यादा लंबा रोड होगा आपको उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, यानी कि उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा यानी कि रोड पतला है तो आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी रोड क्रॉस करने में। अगर रोड चौड़ा है तो डिफ़िकल्टी थोड़ी कम हो जाएगी, ओके, आप आसानी से रोड पार कर लोगे। तो जितना ज़्यादा एरिया डिफ़िकल्टी उतनी कम, यानी कि रेजिस्टेंस उतना कम, तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। और रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चों, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया कि ये रोड जो है आपको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करवा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करवा रहा है यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब इन तीनों को मिलाओगे तो क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L बाई ए। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो R इक्वल्स टू ए रो L बाई ए। और ज़्यादातर केसेज में जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है बच्चों यहाँ पे, तो हम के की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ जाता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। हमारे रेजिस्टेंस की SI यूनिट जो होती है वो होती है ओम। ओके,
लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, एरिया की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया को उस साइड ले जाएंगे, एल नीचे आ जाएगा, आर ए बाई एल। आर की एसआई यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, 1 मीटर से मीटर कैंसिल कर दोगे तो होम मीटर बच जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ गई, होम मीटर। ओके, ये फार्मूला काम का है। हो सकता है कि इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाए आपको। ये 4 चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, 4 में से कोई 3 चीज़ दे देंगे और आपसे चौथी चीज़ पूछ लेंगे। तो इस फार्मूला का यूज करके आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो पता चल गया कैसे आया ये फार्मूला। हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तीनों को मिला दोगे तो ये फार्मूला बनेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कहा था ना मैंने कि इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ये देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ दे दिया 5 मीटर और रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 3 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया ए। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो क्या लिखोगे, हमें क्या क्या दिया गया, रेजिस्टेंस दिए, लेंथ दिए, एरिया दिए। ओके, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है मटेरियल की। फार्मूला क्या था, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर पता है, एल पता है, ए पता है, रो निकाल लेंगे। रो क्या आएगा, ए को लेके जाएंगे तो आर इंटू ए, एल को दूसरी साइड लाएंगे तो डिवाइड बाई एल। रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, आर ए बाई एल। वैल्यू पुट कर दो, 100 ओम मीटर स्क्वायर मीटर, क्या बचेगा, होम मीटर। को सॉल्व करने के बाद में रेजिस्टिविटी आ जाएगी 6 × 10⁻⁻6 होम मीटर। साथ में यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो इसके नंबर कटेंगे। यूनिट को ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वोल्टेज वी एंड ड्रॉज ए करंट ऑफ आई। तो पहला तो है इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है, क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, रेजिस्टेंस आर है उसका, उसको कनेक्ट कर दिया हमने किसके साथ, सोर्स ऑफ वोल्टेज वी, वी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। हमें पावर का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है इस फॉर्म में, करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, V इंटू आई, क्या बनेगा, पावर। ओके, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वाट। ऐसा यूनिट क्या बनेगी, वाट। अब अगर ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। इस V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई आर पुट कर दो, तो पावर क्या बन जाएगी, आई आर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर आर। तो पावर का एक फार्मूला और आ गया, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और ओम्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, आर को अगर दूसरी साइड ले जाएं तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर।
तो इस आई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पावर क्या बन जाएगी, इसकी जगह पुट कर दो, चाहे इस इधर पुट कर दो आई की जगह, आई स्क्वायर आर में आई की वैल्यू पुट कर देंगे वी बाई आर, तो ये बन जाएगा ये वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर के तीन फार्मूले हो गए, पावर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। हमें क्या पूछा था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये एक्सप्रेशन पूछा था हमें, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में पावर का फार्मूला बताओ, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टेट ओम्स लॉ। हमें बताना है कि ओम्स लॉ क्या चीज़ है। ओम्स साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक लॉ दिया था जिसको हम ओम्स लॉ बोल रहे हैं। ये क्या बताता है ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताएगा ओम्स लॉ। कैसे, द करंट दैट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट। अगर हमारे पास कोई वायर है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा, ये करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमने इस वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इधर और इधर इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो करने वाला करंट। ठीक है, यानी कि जितनी हम वोल्टेज लगाएंगे उसके प्रोपोर्शनल उसमें करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को R बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। और ये जो R जो कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर। जिस भी वायर में हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, जो कंडक्टर हम लेके चल रहे हैं, उसके लिए R हमारा फिक्स रहेगा उस कंडक्टर के लिए, और R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। करंट क्या चीज़ होती है, करंट होते हैं ये जो चार्ज फ्लो करते हैं, छोटे छोटे चार्ज वायर में, इनसे करंट बनता है। जैसे ये जब ये चार्ज फ्लो करेंगे तो ये हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लो हो रहा है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, इन चार्जेस के फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। और जितना ज़्यादा रोकेगा हम क्या बोलेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, ये सिंबल है। करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। और एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट होता है बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे पास एक सर्किट है, इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और एक टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो। और एक टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उस रेट को हम क्या बोलेंगे, करंट। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट।
अगर नेट चार्ज क्या हो, क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, छोटे छोटे चार्ज से मिलके बनाइए टोटल क्यू, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन टी टाइम। अगर छोटे छोटे क्यू चार्ज जिनका टोटल क्या बने, क्यू, ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाए, ओके, इनको फ्लो होने में अगर टी टाइम लगे तो करंट आई क्या बनेगा, क्यू बाई टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी क्या बनेगा, करंट। और ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर, ओके। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो हमारा करंट क्या बनेगा, 1 एम्पियर। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना ले लिया, 1 कूलम, टाइम कितना ले लिया, 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, ओके, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या बोलेंगे हम कि कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर करंट, ओके। तो 1 एम्पियर क्या होगा, इसको भी 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो जो होगा उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। मान लो 2 पॉइंट है, ओके, और एक पॉइंट पे हमने एक कोई यूनिट चार्ज ले लिया, मान लो 1 कूलम चार्ज ले लिया हमने, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में किसी भी चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। अगर क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा W बाई क्यू क्या बनेगा, इस इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, P इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस है। 2 पॉइंट हम ये ले रहे हैं, मान लो ए और बी, तो ए पे जो पोटेंशियल होगा वो बनेगा वी ए, बी पे जो पोटेंशियल होगा उसको बोल देंगे वी बी। तो वी क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ का पोटेंशियल घटा देंगे तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज को ए से बी लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा W, तो कितना चार्ज लेके गए, Q, तो W बाई क्यू क्या बनेगा, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लिखने के लिए मैंने ये मटेरियल दे दिया, इसको याद कर लो। अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W बाई क्यू, इसको भी 1 जूल ले लो और इसको भी 1 कूलम ले लो। जब हम 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाएंगे तो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए 1 जूल वर्क डन करना पड़े तो वो किसके बराबर रहता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे और उन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट कब होगा, जब व्हेन
1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का। ठीक है, क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल साइंटिस्ट का नाम था और उसने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ हीटिंग, इसलिए उसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? इट स्टेट्स दैट व्हेन ए करंट I passes through a conductor of resistance R for time t, अगर t टाइम तक R रेजिस्टेंस में से I करंट को पास करवाओ तो हीट प्रोड्यूस होगी। जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो जितने टाइम तक करंट पास करवाओगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जब t टाइम तक R रेजिस्टेंस में से I करंट पास होता है तो हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट। करंट का स्क्वायर I स्क्वायर, द रेजिस्टेंस एंड द टाइम, इनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, रेजिस्टेंस, टाइम और करंट के स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन I स्क्वायर RT, इसके बराबर हीट प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर में। ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर है R रेजिस्टेंस का, उसमें t टाइम तक अगर करंट पास करवाएंगे I तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट किसके बराबर रहेगी, वो करंट के स्क्वायर के बराबर, रेजिस्टेंस और टाइम, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू IR। यहाँ से हम I निकालेंगे तो क्या बनेगा, V बाई R। तो जब I की जगह V बाई R पुट करोगे तो एक फार्मूला ये बनेगा। और ऐसे ही जब V इक्वल्स टू IR में से R की वैल्यू क्या बनेगी, V बाई I। जब R की जगह V बाई I लिखोगे तो दूसरा फार्मूला ये बनेगा VIT। तो हीट प्रोड्यूस के भी 3 फार्मूले बना सकते हो, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई RT, VIT। ठीक है, तो ये था बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हीट क्या है, I स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, करंट का स्क्वायर। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर अलग से पूछे कि 2 वायर है जिनमें करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, एक का रेजिस्टेंस R है एक का 2R है, तो किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, 2R में। और अगर एक में I करंट जा रहा है एक में 2I करंट जा रहा है तो हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, 2I वाले करंट में। ठीक है, इसी के साथ ही ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।